अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, उनके रिटर्न टाइप की बेस पे उनको कितनी कैटेगरीज पे डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा हमने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के ऊपर बात स्टार्ट की थी कि जब पैरामीटर्स किसी भी फंक्शन में पास किए जाते हैं तो वो पास बाय वैल्यू भी हो सकते हैं और पास बाय रेफरेंस भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट को मज़ीद डिटेल में देखेंगे। फंक्शन का सिंटैक्स एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि एक फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। हमारे पास एक फंक्शन है विच हैज द रिटर्न टाइप इंटीजर। फंक्शन नेम इज function1 and we have a parameter int a, int b. So this is the definition of the function. अगर आपने इस फंक्शन को कॉल करना हो तो आप मेन फंक्शन में जाके जैसे इसका नेम लिखते हैं, पैरामीटर्स की डेटा टाइप वहाँ पे नहीं लिखी जाती। So just you pass function1 and you pass two parameters 3, let's say 5. So these are known as actual parameters and these are known as formal parameters. लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अगर आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल की वैल्यू इस वेरिएबल में कॉपी हो जाती है। सो वी कॉपी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इनटू फॉर्मल पैरामीटर। अगर आप एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में इस्तेमाल करें, इस कंसेप्ट को पास बाय वैल्यू कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट की बेस पे या किसी भी वजह की बेस पे हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हम एक्चुअल पैरामीटर में या कोई वेरिएबल हम एक्चुअल पैरामीटर में इस्तेमाल करें उसकी वैल्यू कॉपी ना हो, बल्कि उसकी वैल्यू कॉपी होने के बजाय उस वेरिएबल को एज इट इज इस्तेमाल किया जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो। इस कंसेप्ट को हम पास बाय रेफरेंस कहते हैं। इस कंसेप्ट की डिटेल्स हम मजीद आगे आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को मज़ीद डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। सो लेट्स से आई हैव अ फाइल abc.cpp, इसके अंदर मेरे पास एक मेन फंक्शन है। जस्ट मैं अभी इसको एज अ बॉक्स शो करूंगा कर्ली ब्रैकेट्स की बजाय। यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ, int a is equal to 5 if a is greater than 4। यहाँ पे मैं a की वैल्यू या a का वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे सी आउट a कराएंगे और इन कर्ली ब्रेसेस के बाद भी सी आउट a कराएंगे। सो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, ऑब्वियसली यहाँ पे आउटपुट 9 आएगी क्योंकि अभी आपने एक वेरिएबल बनाया है। लेकिन इस आउटपुट से पहले सवाल यह है कि क्या एक ही प्रोग्राम के अंदर सेम नाम के दो वेरिएबल बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं अगर उनका ब्लॉक डिफरेंट हो। ब्लॉक से मुराद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हैं। जैसे ही आप कर्ली ब्रेस लगाएंगे एक कोड का नया ब्लॉक बन जाएगा। सो यहाँ से मेन की वजह से एक नया कोड का ब्लॉक बना, इफ की वजह से एक मैंने नया कोड का ब्लॉक बना लिया। सो अगर एक वेरिएबल किसी और ब्लॉक में बनाया गया है तो तब वो बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मेन के अंदर आप दोबारा से इंट ए लिख के यहाँ पे भी कल int a इज इक्वल टू 9 लिख देंगे, अब एरर आएगा क्योंकि ये वाला जो int a इज इक्वल टू 9 है ये मेन के अंदर बनाया गया है। int a इज इक्वल टू 5 भी मेन फंक्शन के अंदर बनाया गया है।
तो यहाँ पे वो कहेगा कि आपने सेम वेरिएबल को 2 दफ़ा डिक्लेयर कर दिया है। सो यहाँ पे बात यह है कि जब भी आप किसी ब्लॉक के अंदर देखना चाहते हैं कि क्या वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है या नहीं है, तो इस ब्लॉक के अंदर आप चेक करेंगे कि इस ब्लॉक के अंदर का वेरिएबल कौन सा है। सो अभी हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर कहीं पे भी a की वैल्यू पूछूंगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू बताएगा। इसकी अगर वैल्यू यहाँ पे a इक्वल टू 9 भी हो जाएगी तो यहाँ पे दोबारा सी आउट करूंगा तो वो 9 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी सी आउट a करूंगा तो यही वैल्यू इस्तेमाल होगी जो ये मेन फंक्शन के अंदर a बनाया गया। लेकिन इफ वाले ब्लॉक के अंदर अगर मैं एक नया a इक्वल टू 4 बना दूं तो अब मेन वाला फंक्शन जो उसमें a का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बल्कि जो इस ब्लॉक के अंदर a बनाया गया उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ये कुछ इसी तरह से है जैसे रियल लाइफ में हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के अंदर एक क्लासरूम है। सो दिस इज द क्लासरूम 1 एंड दिस इज द क्लासरूम 2। सो क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अली। इस क्लासरूम में भी एक स्टूडेंट अली मौजूद है। सो अगर क्लासरूम 1 में मैं बैठ के पूछूंगा कि अली कौन है तो इस क्लासरूम 1 में बैठा हुआ अली उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लासरूम 2 वाले अली के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जब मैं क्लासरूम 1 में बैठ के पूछूंगा। सो अगर यूं ही समझ लें कि मैं कहूँगा सी आउट सो हु इज अली, ये जस्ट मैंने वैसे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझे कोई जवाब देना शुरू कर देगा। सो अगर यहाँ पे जैसे मैंने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी तो यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हु इज अली। सो अली वो वाला मुझे इंफॉर्मेशन उसकी मिलेगी जो क्लासरूम 1 में मौजूद है। लेकिन क्लासरूम 2 में अगर मैं बैठूंगा उसके अंदर मैं पूछूंगा हु इज अली तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो दिस इज 1 ब्लॉक, दिस इज सेकेंड ब्लॉक। लेकिन अगर मैं डिपार्टमेंट में बगैर किसी क्लासरूम में जाए पूछूं कि अली कौन है तो कोई भी नहीं, जब तक मुझे किसी क्लासरूम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी मैं नहीं बता सकता कि अली कौन है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट में कोई फैकल्टी मेंबर जिसका नाम अली हो या कोई लैब स्टाफ या लैब अटेंडेंट जिसका नाम अली हो सकता है मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ कि डिपार्टमेंट के अंदर वो एक अली मौजूद है। इसके अलावा किसी क्लासरूम के अंदर मौजूद अली का मुझे नहीं पता होगा। सो वेरिएबल का स्कोप भी ऐसे ही होता है। हमारे पास एक कोड फाइल होती है जिसका नाम हम कोई भी रख देते हैं, अगेन xyz.cpp। इस फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक मेन का फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे फंक्शन 1 हो सकता है। सो एक फंक्शन हमेशा एक नया कोड ब्लॉक बनाता है। सो हमने ये डिस्कशन की थी कि जब भी आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो एक नया कोड ब्लॉक बन जाएगा, उसके अंदर वेरिएबल का अपना स्कोप होगा। सो अगर आप यहाँ पे int a इज इक्वल टू 7 लिखते हैं, यहाँ पे int a इज इक्वल टू 6 लिखते हैं, सो दिस a वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस a वेरिएबल। सो मेन के अंदर भी अगर आप int a इज इक्वल टू 9 लिखते हैं, so this 9 or this a variable is not accessible in this function and this a variable is not accessible in this function and this a variable is not accessible in this function। so अगर ये तीनों ब्लॉक्स ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 जो कि इस ब्लॉक को हम नाम देते हैं दिस इज ब्लॉक ए। सो ब्लॉक ए से मुराद है कि हमारी xyz.cpp फाइल है, उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल हुआ तो वो ये तीनों एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे int c इज इक्वल टू 12 बना देता हूँ। सो ये वाला c वेरिएबल तीनों ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 के अंदर एक्सेसिबल है। अगर यहाँ पे मैं आके कहूँगा सी आउट c तो वो 12 प्रिंट करेगा। वो पहले देखेगा कि क्या इस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक 1 के अंदर कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। सो इस ब्लॉक के अंदर नहीं है, वो अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। सो अगर मैं ये कहूँ कि a इज द पेरेंट
and block number 1, block number 2 and block number 3 is the child are the children of the block A. So block A के अंदर अगर वेरिएबल एक C बना हुआ है वो तीनों के अंदर एक्सेसिबल होगा. सो अगर मैं ब्लॉक 1 के अंदर बैठ के पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, तो वो जाके देखेगा कि मेरे पेरेंट के अंदर क्या कोई एक वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसका नाम C है. इस तरह फंक्शन 1 के अंदर C आउट मैं C करूंगा तो अगेन 12 वैल्यू होगी. सो ये वेरिएबल तीनों ब्लॉक्स के अंदर शेयर हो जाएगा. सो ऐसा वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया जाता, ये तीनों फंक्शन हैं, मेन भी फंक्शन है, फंक्शन 1 भी फंक्शन है, फंक्शन 2 भी एक फंक्शन है, जो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया जाता, उन फंक्शन से बाहर बनाया जाता है, वो वेरिएबल तमाम फंक्शंस के अंदर शेयर्ड होता है. सो दिस इज शेयर्ड वेरिएबल एंड आल्सो नोन एज ग्लोबल वेरिएबल. सो ऐसे वेरिएबल्स जो तमाम फंक्शंस के अंदर शेयर्ड हो सकते हैं उनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं. स्कोप को मजीद समझने के लिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेंगे. लेट्स से आई हैव अ फाइल, द फाइल ऑफ C++ कोड जिसका नाम मैं अगेन xyz.cpp रख लेता हूँ. और इसके अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है int C is equal to 12 और यहाँ पे एक मेन का फंक्शन है जिसके अंदर मजीद वेरिएबल बनाए जा सकते हैं. सो इट हैज अ वेरिएबल int a is equal to 7 और यहाँ पे एक मजीद ब्लॉक है if का, इसके अंदर मैं लिखता हूँ int a is equal to 9 cout a और एक यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है जिसका अपना एक ब्लॉक है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं cout a और cout c. यहाँ पे हम यहाँ दोबारा cout a लिख देते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन 1 है, उसके अंदर भी कुछ हम वेरिएबल बना लेते हैं. int a is equal to 15 and int c is equal to 5 cout a and cout c. सो अब पहले अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं. जो हमारा टॉप लेवल ब्लॉक है उसको हम a का नाम दे देते हैं. So this is the block A which is the file xyz.cpp. So हमारे पास एक ब्लॉक है A, उसके मल्टीपल चाइल्ड है. So main function is the block number 1 and function 1 is the block number 2. So इसको हम कह देते हैं कि this is 1, this is 2 and the block number 1 is main function and block number 2 is function 1. सो अगर मैं मेन फंक्शन में देखूं तो उसमें मजीद ब्लॉक्स हैं जिसको मैं 1.1 का 1.2 का नाम दे देता हूं. सो इसके मजीद चिल्ड्रन है 1.1 एंड 1.2. सो अगर इसमें देखा जाए कि हर ब्लॉक के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं. a में c इज इक्वल टू मैंने 12 लिखा. मेन फंक्शन के अंदर a इज इक्वल टू 7 लिखा गया. ब्लॉक नंबर 1.1 में a इज इक्वल टू 9 एक वेरिएबल मेरे पास मौजूद है. 1.2 में मैंने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया. फंक्शन 1 के अंदर जाके मैंने एक वेरिएबल बनाया है a इज इक्वल टू 15 एंड c इज इक्वल टू 5. सो अब ये देखेंगे कि जो हमने cout की स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसमें आउटपुट क्या आएगी. सो पहली स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं डेट इज cout c इन द ब्लॉक 1.1. तो यहाँ पे 1.1 में आप पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c. तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जिस ब्लॉक में आप बैठे हुए हैं जहाँ पे c की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या उसमें c नाम का कोई वेरिएबल है. 1.1 में c नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है जिसका नाम है a. सो ये कहेगा कि मेरे पास तो c नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम उसके पेरेंट में चले जाएंगे. तो जब उसके पेरेंट में जाएंगे उसके अंदर एक वेरिएबल a इज इक्वल टू 7 मौजूद है लेकिन c नाम का कोई वेरिएबल नहीं है. तो मजीद हम उसके पेरेंट में चले जाएंगे. तो यहाँ पे c इज इक्वल टू
12 नाम का एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सी आउट कह देंगे विच इज 12। अब मैं यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट है ए। सो 1.1 में बैठे हुए मैं पूछता हूँ व्हाट इज ए। तो क्या 1.1 ब्लॉक के अंदर ए नाम का कोई वेरिएबल है? यस, इट हैज द वैल्यू 9। सो यहाँ पे जो वैल्यू सी आउट होगी डेट विल बी 9। अब मैं ब्लॉक 1.2 में आके अगेन पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या 1.2 में कोई वेरिएबल हमारे पास ऐसा मौजूद है जिसका नाम ए है? नहीं, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है। हम इसके पेरेंट में जाएंगे एंड द मेन फंक्शन हैज द वेरिएबल ए इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगी। सो 1.2 में बैठे हुए हम सी की वैल्यू पूछेंगे, तो पूछेगा कि क्या यहाँ पे सी नाम का कोई वेरिएबल है? नहीं है। उसके पेरेंट में जाएंगे, सी नाम का कोई वेरिएबल है? नहीं है। और उसके पेरेंट में यस सी नाम का एक वेरिएबल है विच इज सी इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 12 सी आउट हो जाएगा। अगेन हम ब्लॉक नंबर 1 में बैठ के पूछते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। सो दिस स्टेटमेंट इज इन द ब्लॉक नंबर 1। सो यहाँ पे हम पूछेंगे कि क्या ब्लॉक नंबर 1 में ए नाम का वेरिएबल है? यस, द ए वेरिएबल हैज द वैल्यू 7। तो यहाँ पे 7 सी आउट हो जाएगा। इसके बाद हम ब्लॉक नंबर 2 में चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर ए की वैल्यू सी आउट करवाई जाए तो क्या आंसर आएगा। सो ब्लॉक नंबर 2 में आके हम ए की वैल्यू पूछते हैं कि ए की वैल्यू क्या है। तो ब्लॉक नंबर 2 में क्या ए नाम का वेरिएबल है? यस, इट हैज द वैल्यू 15। तो यहाँ पे सी आउट हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आप सी की वैल्यू दोबारा पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ब्लॉक नंबर 2 में। तो क्या ब्लॉक नंबर 2 में सी नाम का वेरिएबल है? यस, इट हैज द वैल्यू 5। तो यहाँ पे 5 आएगा। तो एक वैल्यू बात यहाँ पे नोट करने की है कि हमारे पास इसके पेरेंट में c इज इक्वल टू 12 मौजूद है, इसके अपने पास भी c इज इक्वल टू 5 मौजूद है। लेकिन जब आप ब्लॉक नंबर 2 में पूछते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो पहले अपने पास चेक करेगा कि क्या यहाँ पे c की वैल्यू मौजूद है या नहीं है। सो किसी भी वेरिएबल का स्कोप उस ब्लॉक तक महदूद होता है। अगर उसमें वो वेरिएबल ना हो तो उसके पेरेंट में आप जा सकते हैं, उसके चाइल्ड में नीचे की तरफ आपने मूव नहीं करना। ये नहीं हो सकता कि कोई वेरिएबल आप यहाँ पे इफ ब्लॉक में बना लें जिसका नाम इंट d इज इक्वल टू 13 रख दें और आप मेन फंक्शन में पूछें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। तो ब्लॉक नंबर 1.1 आल्सो हैज द वैल्यू d इज इक्वल टू 13। सो अगर आप मेन में पूछेंगे ब्लॉक नंबर 1 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, तो आपने देखना है कि क्या मेन फंक्शन में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका नाम डी हो। नहीं, ब्लॉक नंबर 1 में ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है। यस, उसके चाइल्ड में है लेकिन उस तरफ नहीं जाना, आपने ऊपर की तरफ मूव करना है। क्या ब्लॉक ए में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका नाम डी हो? नहीं है। तो इसका मतलब आप कहेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कोई आपसे पूछता है कि सी आउट डी, तो आप कहेंगे डी इज नॉट डिक्लेयर्ड। सो अब हम पास बाय वैल्यू जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन में जब पैरामीटर पास किए जाते हैं तो दो तरह से पास हो सकते हैं, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस। सो इसके लिए हमारे पास जो पास बाय वैल्यू में अगेन जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब पास बाय वैल्यू पैरामीटर पास होते हैं तो कैसे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाती है। सो उस बात को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ void। सो द नेम ऑफ फंक्शन इज function1 and it has the value int a। यहाँ पे मैं a की वैल्यू सिंपली चेंज कर देता हूँ, a इज इक्वल टू 15। सो मेरे पास एक मेन का फंक्शन है int main। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाते हैं इंट a इज इक्वल टू 7, सी आउट 7, सॉरी सी आउट a, function1 a एंड सी आउट a। सो अगर इस प्रोग्राम को एनालाइज करें तो मैं ये कहूँगा कि मैंने एक वेरिएबल मेन फंक्शन में बनाया विच हैज द वैल्यू 7 और उसको सी आउट करवाया। बहुत सिंपल बात है कि यहाँ पे 7 सी आउट हो जाएगा।
सो फंक्शन 1 के अंदर मैंने a को पास किया और एक फंक्शन 1 के अंदर जाके a की वैल्यू चेंज होगी विच इज 15। अब सवाल यह है कि इस फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद जब हम सी आउट करवाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा या 15 आएगा। सो चूंकि फंक्शन 1 में जाके a की वैल्यू चेंज कर दी गई है तो यहाँ पे 15 भी आ सकता है लेकिन 7 भी आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू 7 आएगी या 15 आएगी। सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास एक मेमोरी होती है जिसका नाम है रैम। सो रैम के अंदर हर फंक्शन को एक ब्लॉक दे दिया जाता है, एक स्पेस दे दी जाती है। सो दिस स्पेस इज फॉर द फंक्शन मेन एंड दिस स्पेस इज फॉर द फंक्शन 1। सो फंक्शन 1 के अंदर एक फॉर्मल पैरामीटर पास हो रहा है विच हैज द नेम a। सो a की वैल्यू कोई भी हो सकती है और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया a विच हैज द वैल्यू 15। सो जैसे ही मैंने मेन फंक्शन के अंदर हमने जो वेरिएबल a बनाया है दैट हैज द वैल्यू 7। सो मेन फंक्शन के अंदर जब हमने a वेरिएबल बनाया उसकी स्पेस हमने ले ली। सो उस वेरिएबल को हम कह देते हैं मेन डॉट a। सो इसका मतलब है कि ये a वो वेरिएबल है जो मेन फंक्शन में है और जो फंक्शन 1 के अंदर a है उसका नाम हम रख देते हैं फंक्शन 1 डॉट a। सो वी हैव टू डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर मेमोरी में देखा जाए तो a दो जगह पे पड़ा हुआ है लेकिन डिपेंडिंग ऑन फंक्शन 1 या डिपेंडिंग ऑन मेन किस स्पेस पे पड़ा है वो एक सेपरेट वेरिएबल है। सो जैसे ही मैं ये कहता हूँ कि मेन डॉट ए तो मुझे ये वाला वेरिएबल समझ आना चाहिए और फंक्शन 1 डॉट ए कहता हूँ तो मुझे ये वाला वेरिएबल समझ आना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने सी आउट ए किया तो मेन डॉट ए का वेरिएबल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा विच हैज द वैल्यू 7। फंक्शन 1 जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे a मैंने पास किया है। सो a की वैल्यू है 7। सो ये 7 की वैल्यू जो है फंक्शन 1 के अंदर जाके कॉपी हो जानी चाहिए। सो दिस इज द 7। सो यहाँ पे जब वैल्यू आई विच इज 7 सो दिस a हैज द वैल्यू 7। सो यहाँ पे मैंने a इज इक्वल टू 15 किया। सो फंक्शन 1 डॉट a चेंज इट्स वैल्यू टू 15। सो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। मैं वापस आया मेन के अंदर तो यहाँ पे मैंने कहा सी आउट ए। सो इसके पास जो मेन डॉट ए है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैं मेमोरी में देखूं तो यहाँ पे मेन डॉट ए की वैल्यू स्टिल 7 है, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। सो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को फंक्शन 1 को कॉल किया तो आई जस्ट कॉपीड द वैल्यू इन द फंक्शन 1 फॉर्मल पैरामीटर वेरिएबल। सो जिस वजह से मेरी एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हुई, मैंने इसको जाके a को यहाँ पे मैनिपुलेट किया, यहाँ पे सी आउट a करूंगा तो 15 आ जाएगा लेकिन क्योंकि वो फंक्शन 1 डॉट a से वैल्यू लेके आ रहा है। पास बाय रेफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे। सो आई हैव इंट a, सो इंट मेन, it has the variable int a is equal to 9। सो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक मेमोरी होती है जिसका नाम है रैम। इसके अंदर आप कोई एक स्पेस एलोकेट करते हैं किसी भी फंक्शन को। सो लेट्स से मेन को मैंने ये वाली स्पेस एलोकेट कर दी। सो अगर यहाँ पे मल्टीपल सेल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल a डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू है 9 और इस सेल का कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स से इस सेल का एड्रेस है लेट्स से 12 है। द एड्रेस ऑफ दिस सेल इज 12 और उससे नीचे वाले सेल का 16 रख देते हैं, 20, 24 एंड 28। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है फंक्शन 1, उसको भी हमने कुछ स्पेस एलोकेट कर दी है और उसके अंदर जो एड्रेसेस हैं 32 से स्टार्ट होते हैं, 36 एंड 40। सो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं कहूँ सी आउट ए
तो सिंपली सी आउट हो जाएगा 9। अगर मैं सी आउट एंड साइन ए करूं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे ए का जो मेमोरी के अंदर एड्रेस है वो आपके पास आ जाएगा। अभी इस टाइम पे ए का जो मेमोरी में एड्रेस है डेट इज 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। सो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जैसा फंक्शन पहले बनाया था, फंक्शन 1 इंट, और यहाँ पे ए की वैल्यू पास करने की बजाय उसका मैं एड्रेस पास करूंगा, ना कि उसकी वैल्यू पास करूंगा। एंड आई विल से a is equal to 15। तो इस जगह पे हम फंक्शन 1 को कॉल करते हैं, उसको a वेरिएबल पास कर देते हैं और सी आउट a कह के देखते हैं कि अब आउटपुट क्या आएगी, क्या यहाँ पे 9 आएगा या 15 आएगा। तो फंक्शन 1 के अंदर भी एक वेरिएबल a है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल a इटसेल्फ नहीं है, it points to this variable, so it will save the address of main.a। so main.a का एड्रेस यहाँ पे पड़ा होगा, so this block points to main.a वेरिएबल। so अब अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू चेंज करूंगा, क्योंकि इसके पास तो a की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जस्ट एड्रेस पड़ा हुआ है विच इज 12, और ये एड्रेस है main.a का। अगर मैं फंक्शन 1 में आके a is equal to 15 करूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू a is equal to 15 चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे जब सी आउट a करूंगा तो आउटपुट आएगी 15 ना के 9। सो इस केस में हमने वेरिएबल की वैल्यू कॉपी नहीं की, जस्ट हमने उसको दूसरे ब्लॉक की तरफ पॉइंट करवा दिया है। सो इसको हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस। अगर एक्चुअल पैरामीटर जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी ना हो, उसे कहा जाता है पास बाय रेफरेंस। अगर वैल्यू कॉपी हो तो उसे पास बाय वैल्यू कहा जाता है। सो फाइनली हमारे पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में कॉमन चीजें और डिफरेंसेस क्या हैं उसको देखते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इनटू फॉर्मल पैरामीटर। तो यहाँ पे हम पास बाय वैल्यू को देख लेते हैं। यहाँ पे पास बाय रेफरेंस देखते हैं। सो फंक्शन कॉल के अंदर जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या तब कोई चेंज आती है? जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या तब चेंज आती है? जी, फंक्शन कॉल करते हुए ये दोनों सेम है, नो चेंज, जस्ट आप वेरिएबल का नाम पास करते हैं जो एज अ पैरामीटर पास करना आता है। सो फंक्शन कॉल दोनों केस में सेम है। फंक्शन डेफिनेशन के केस में जब आप पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो पास बाय वैल्यू में बगैर एंड ऑपरेटर के लिखा जाता है, और पास बाय रेफरेंस में एंड का साइन लगाते हैं। सो दिस इज द फंक्शन जिसको आप कोई भी रिटर्न टाइप रख सकते हैं। सो यहाँ पे जस्ट डिफरेंस ये है कि जिस वेरिएबल को आपने पास बाय रेफरेंस करना है, जिसकी वैल्यू कॉपी नहीं करवाना चाहते, वहां पे एंड का साइन आप लगाएंगे। सो पास बाय वैल्यू में यस, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में पास कॉपी होती है और पास बाय रेफरेंस में कॉपी नहीं होती। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर जिसमें हमने ग्लोबल वेरिएबल को डिस्कस किया, किसी भी वेरिएबल का स्कोप डिस्कस किया कि किस ब्लॉक में हो सकता है, किस ब्लॉक में नहीं हो सकता, और थर्ड नंबर पे हमने देखा
कि फंक्शन को जब कोई पैरामीटर पास किए जाते हैं तो उसके दो तरीके हैं, या तो पास बाय वैल्यू होगा या पास बाय रेफरेंस होगा। उसके मल्टीपल डिफरेंस भी हमने लास्ट में डिस्कस किए। थैंक यू।